everyone, welcome back to Mixtape Podcast. I am Fatma Arif, and this is going to be our first episode of year 2022. And my guest is Hamad Anwar. He is coming to the podcast for the second time, and I think I will say he doesn't need any introduction. But, anyways, welcome, Hamad. Thank you, Fatma. Really glad to be back, or glad to be the first guest of the new year, or after your rebranding. The logo looks great. So congratulations on that. Thank you. So आपको basically बुलाया है आपके एक बड़े favorite subject पे बात करने के लिए, which is cricket and sports and cricket. You are a key fan, and not just a regular fan, but you are somebody who dig deeps, stats, analytics, पूरी उसकी science. So basically, it's okay to call you a sports nerd. So before we dig into the details, just start by sharing how is it that you became a sports fan? I know Pakistan में कहना कि जी कैसे आप क्रिकेट के फैन बने इस बड़ा थोड़ा सा weird question है. We all are basically हमारी informal national game है. But still just share how you got really into sports. I know you're also into football, but football and cricket to the extent where you just explore it to the limits, and also tennis. So how did that started? I think इसका सबसे अगर आपको एक छोटा जवाब चाहिए और जस्ट वन लाइनर, तो वो ये है कि हमारे बचपन में स्मार्टफोन्स नहीं होते थे. सो दैट इज योर वन लाइनर. सो वी हैड वेरी लिटिल टू डू इन आवर चाइल्डहुड, व्हिच वाज रियली गुड बाय द वे. बट हमारे पास पीटीवी था, एनएक वाला जिन था, एनटीएम था, एसटीएन था, कार्टून्स थे, एंड दैट्स अबाउट इट. तो विच मेंट कि शाम को, और स्पेशली जहाँ पे हम लोग उस टाइम रेंट पे मॉल टाउन में रह रहे थे, लकीली हमारे घर के सामने ग्राउंड था, विच मेंट कि आपके पास एक्सेस टू दैट फैसिलिटी भी मिल गया. और हमारे इर्द गिर्द जो बच्चे रहा करते थे या जो हमारे मोहल्ले वाले थे, वो सारे मोरलेस मेरी एज के ही थे. मेरे से कोई 1 साल बड़ा है, कोई 1 साल छोटा है. इंटरेस्टिंग प्लग इन यहाँ पे ये होगा कि आतिफ असलम भी वहीं रहा करते थे, हमारे नेबर थे, और क्रिकेट हमने बहुत खेली है उनके साथ. और वो कहते हैं कि अगर मैं सिंगर ना तो क्रिकेटर होता, तो मैं उस बात को वाउच कर सकता हूँ. ही वाज रियली गुड बॉलर. तो हम सारे वहां रहा करते थे, और यही प्लस माइनस आप 3-4 ईयर कर लें तो हमारा एक अच्छा एज ग्रुप था जिसमें हमारी एक टीम तो निकल ही आती थी. अब जब 11 लोग वहां पे रह रहे हो तो फिर हमारा, और शाम को गर्मियों में तो 4 बजे के करीब मेरा ख्याल असर से ही पहले हम लोग निकल आया करते थे और मगरिब तक खेलते थे, और सर्दियों में थोड़ा हम जल्दी शुरू करते थे. लेकिन प्लान यही था या स्केड्यूल यही था कि स्कूल से वापस आएंगे, काम करेंगे या सोना है, जो भी सीजन चल रहा है, और शाम को सबने वहां पहुंच जाना है. उसमें आपने बात की क्रिकेट की, बात की आपने, बात की फुटबॉल की, बात की. इंटरेस्टिंगली मैंने हॉकी बहुत खेली है, जो कि अब एक फॉरगॉटन स्पोर्ट बनता जा रहा है, क्योंकि उस टाइम एक ये भी हमने रग्बी तक खेली है, और रग्बी हम खेलते थे आम फुटबॉल के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास रग्बी तो थी नहीं. लेकिन उस टाइम रूल ऑफ थंब ये था कि जो भी वर्ल्ड कप चल रहा है या कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो हमारा पूरा मोहल्ला जो है वो फिर बैठ के वो खेल रहा है. तो अगर हॉकी का वर्ल्ड कप आया तो सडनली सबने जो है पैसे डाल के जो है ना वो हॉकियां खरीद ली. क्रिकेट बैट बॉल आसान है कि आपको एक बॉल चाहिए, एक बैट चाहिए, और कुछ ना मिले तो कुर्सी रख के विकेट तो बना ही सकते हैं आप. तो उस लिहाज से आसान था. सो वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर था. उसमें जैसे आपने सही कहा कि उस टाइम क्रिकेट का तो जुनून हमेशा से में है. 92 के बाद फिर हम पीक पे पहुंच गया. बट 90s, लेट 80s 90s में जब मुझे याद आता है, उसमें मुझे हॉकी का वर्ल्ड कप याद है. हमारा पूरा मोहल्ला इकट्ठे होकर देख रहा था. इंटरेस्टिंगली हमारे घर ही थे सारे के सारे 94 का वर्ल्ड कप में. फिर 98 का जो मैंने फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो मैंने मुल्तान में देखा अपनी नानी के साथ. मेरी नानी को हॉकी बहुत पसंद थी, तो हॉकी हम देखा करता था बहुत शौक से. मुझे पसंद थी 70 मिनट्स में मैच खत्म हो जाता है, और वो ड्रॉ शॉ का सीन ही, आप 20 कॉर्नर पे जाएगा, किक पे जाएगा, बात खत्म हो जाएगी. और इसके साथ फुटबॉल का था. फुटबॉल का 98 के बाद थोड़ा क्रेज बढ़ गया था पाकिस्तान में, क्योंकि वो ब्राजील का एक रोमारियो, रोनाल्डो, रिवाल्डो, इन सब की एक पूरी जनरेशन आ गई थी. और पीटीवी ने स्पोर्ट्स ये पूरे मैच दिखाने शुरू किए थे. 98 का जो वर्ल्ड कप है पूरा का पूरा, 94 का तो मुझे नहीं याद फुटबॉल का एटलीस्ट, लेकिन 98 का तो वर्ल्ड कप पीटीवी पे पूरा का पूरा टेलीकास्ट भी हुआ था. तो मेरी अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ जो क्रिकेट वो ये है कि 92 के वर्ल्ड कप जब फाइनल था, तो हमारे अब्बा अपना टीवी उठा के दफ्तर ले गए, तो मैंने 92 का वर्ल्ड कप जो है वो बेसिकली नहीं देखा. अब आई वाज नॉट इतना ओल्ड के 5 साल के बच्चों को याद भी हो. मुझे ये याद है कि शाम को फिर सारे मोहल्ले से बाहर, तब हम लाहौर में नहीं मुरीद के रहा करते थे, लेकिन मोहल्ले में सारे निकल के जो है वो भंगड़े डाल रहे थे, और मुझे विविड मेमोरीज हैं. 94 का हॉकी वर्ल्ड कप मुझे याद है, वो मेरे घर देखा गया था, इत्तेफाक सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था. 98 का वर्ल्ड कप याद है. और फिर 99 और 96 में इंटरेस्टिंग एंटीडोट यहाँ पे ये आ सकती है कि 96 में पहली दफा हुआ था कि पाकिस्तान में फ्लड लाइट्स ये लगी थी, जो आपकी स्टेडियम में लगती है.
और कजाफी स्टेडियम पहला स्टेडियम था, और इसमें क्योंकि 87 का फाइनल जो है वो इंडिया में हुआ था, तो 96 का फाइनल फिर पाकिस्तान को एलोकेट हुआ था, इसीलिए फिर 2011 का जो है वो इंडिया को दिया गया था, क्योंकि रोटेशन पे हम लोग चल रहे थे। anyway, 96 में ये सीन था कि हम लोग मॉल टाउन से निकले, अब्बा मेरे जो हैं वो लेस्को से रिटायर हुए हैं, तो उस टाइम वो यहीं लाहौर में कहीं थे, तो उनकी ड्यूटी थी कि जाके चेक करें कि लाइट्स चल रही है नहीं चल रही, और वो एक दिन पहले जो है वो उन्होंने पूरे 24 घंटे वो लाइट्स चलाई थी ताकि अनइंटरप्टेड वो पावर सप्लाई अपनी चेक कर सके, जो भी इनके प्रोटोकॉल्स थे। तो लोग वहां पहुंच रहे थे सारे के सारे, लेकिन आप इस बात पे देखो कि ये कजाफी स्टेडियम को जब गेट बना हुआ तब तो ये नहीं होता था, लेकिन फिरोजपुर रोड से आप एंटर हो, स्टेडियम तक हम गए, स्टेडियम के बाहर गाड़ी खड़ी की, अब्बा उतर के जा रहे थे, कहते आओ तुम्हें स्टेडियम दिखाऊं, तो मुझे पकड़ के ले गए, और वहां पे गेट पे बिल्कुल जहां से आप एंड पे स्टेडियम में एंटर होते हैं, वहां पे लोग खड़े थे और अंदर से देख रहे थे, जो पीछे जगह होती है जहां से आपको स्टेडियम नजर आ रहा होता है, इतने करीब थे, तो वहां से अंदर लाइट्स जलती नजर आ रही थी। तो पुलिस वाले भी शहजादे थे हमारे, उन्होंने कहा कि बच्चे जा सकते हैं, तो सारे बच्चों को ना एक दो लोग पकड़ के हमें अंदर ले गए, और हमें जाके उन्होंने पूरा स्टेडियम, बस इधर ये देखे लाइटें हैं, ये पवेलियन है, और घुमा फिरा के वापस आ गए। बट अब ये सोचो कि 96 में ये हालात थे हमारे मुल्क के, शुक्र था कि सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था, कि 96 में वर्ल्ड कप से एक दिन पहले रात को मैं घूम फिर के स्टेडियम देख के वापस आया था। जो मैंने पहला स्टेडियम देखा था जिंदगी में बाय द वे, वो शेखुपुरा का था, जहां पे वसीम अकरम ने बाद में 257 भी स्कोर किया था, हम तब वहां रहा करते थे, लेकिन खैर वो भी खाली देख के आया था। सो फिर 99 में होशोवास में काफी ज्यादा थे, और 99 की फिर वर्ल्ड कप की टीम भी माशाल्लाह थी हमारी, मेरे फेवरेट प्लेयर सईद भी उसमें खेला करते थे। तो किस्सा मुख्तसर ये था कि बात लंबी होगी, बट एक इन्वायरमेंट ऐसा था जहाँ पे मैच का पहला हाफ खत्म होता था, सारे घरों से बाहर आ जाते थे, आके सारे डिस्कशन करते थे, फिर वापस घरों में चले जाते थे कि अब क्या होगा। 99 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की बारी खत्म हुई तो मेजोरिटी का ख्याल ये था कि हम अभी भी 132 डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि हमारी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, बड़ी फॉर्म में है, और ये और वो, मतलब ऑप्टिमिज्म की इंतहा थी। तो उसके बाद से फिर 2003 तक मैंने बहुत ज्यादा फॉलो किया, क्योंकि यही सारी हमारी जनरेशन, वसीम, वकार, सईद वाली देखती। 2003 के बाद मेरा समझ ले कि मेरा इंटरेस्ट कम हो गया, इन द सेंस के रेगुलर देखने छोड़ दिए मैंने। फिर 2011 का देखा, उसके बाद से ये होता है कि पता होता है कौन सा मैच हो रहा है, कौन खेल रहा है, कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन देखने का इत्तेफाक कम मिलता है, कुछ हम भी बूढ़े हो गए, कुछ जिंदगी मसरूफ हो गई, लेकिन T20 क्रिकेट की वजह से देखने का इत्तेफाक हो जाता है। तो ये कुछ है। अभी आप कह रहे थे कि ये सवाल पूछना बनता नहीं, आजकल के बच्चों से सवाल पूछना बिल्कुल बनता है कि आपका क्रिकेट का शौक कैसे हुआ, क्योंकि ना ग्राउंड है उनके पास, ना टाइम है उनके पास। काफी वो 90s वाले मीम्स भी है ना, कि आई थिंक वी आर द लास्ट जनरेशन जिसने बोथ टेक्नोलॉजी भी देखी है और फिजिकल गेम्स एंड एंजॉयमेंट्स भी देखी है। एंड यू वर टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड, एंड गिवन दैट आई लिव इन मॉडल टाउन, यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा कल्चर है, ग्राउंड्स अभी भी वो उन पे एडिशनल प्लॉटिंग नहीं हुई हुई, कुछ पे हो गई भी है लेकिन काफी हैं, जैसे क्रिकेट ग्राउंड स्पेसिफाइड हैं। आई डोंट, बट वहाँ यहाँ पे भी आई डोंट थिंक कि मोहल्ले के वजह से बच्चे जिस तरह हम इकट्ठे होके खेला करते थे, अब वो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन पेरेंट्स भी नहीं इतने कंफर्टेबल निकालने में, बट स्टिल लाइक वो ऑर्गेनाइज गेम्स अभी भी आपको फुटबॉल भी देखने को मिलता है, लोकल टीम्स भी हैं। So yeah, those were good times. But what I recently got to know, grounds की आपने बात की कि जी बाकी जो हाउसिंग सोसाइटीज जो अब नई भी बन रही हैं, कुछ और भी जो है, वहां पे जो ग्राउंड्स हैं, people need to book them to be able to use them. So जो वो एक सेपरेट डिस्कशन है, वो हम फिर कभी और एक और पॉडकास्ट करेंगे टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पेसेस। सो या इट्स कॉम्प्लिकेटेड। बट आपने टीम की बात की और आपने ऑप्टिमिज्म की बात की, बीच में मेंशन किया कि हम जो है वो डिफेंड कर लेंगे एक ऐसा स्कोर जो कि कोई भी रैशनल स्पोर्ट्स फैन या वो माइट नॉट थिंक कि ये हो सकता है। Still the lowest score in a World Cup final. Yeah, so basically, I don't know if it's a national trait या क्या है, you'll be in a better position to elaborate on that. But हम काफी अर्सा स्पोर्ट्स में हम बस अल्लाह तवक्कल ही चले। इवन जो वर्ल्ड कप हम जीते, हम टेक्निकली तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, फिर कोई और बाहर हुआ और फिर हम अंदर आए, तो काफी अर्सा इवन ऑब्वियसली एज यू सेड कि फिर व्हेन यू ग्रो अप, और इस तरह नहीं होता कि आप हार्डकोर फॉलो करो, बट व्हेनेवर यू आर फॉलोइंग टूर्नामेंट्स, बहुत अरसे तक हमारी मेमोरी यही है कि अच्छा हम सारे मैथमेटिशियन बन जाते हैं, वो फलानी टीम बाहर जाएगी, वो फलाने का स्कोर फलाने से कम होगा, तो फिर हमारा चांस बन जाता है, और बन भी जाता था। बट इस दफा डिस्पाइट द फैक्ट कि हम T20 का वर्ल्ड कप नहीं जीते, जो टीम का एक बॉडी लैंग्वेज आप कह लो,
टेक्निक ऑफ गेम एंड वो सारा कुछ है, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. इट्स नॉट समथिंग लाइक, ऑब्वियसली जो इनिशियल जो बहुत पुरानी टीम्स है उनमें शायद ये नजर आता हो, लेकिन बीच में हम फॉर एग्जांपल द पाकिस्तानी टीम जिसके फैन हम लोग रहे हैं बचपन से, एंड इवन इन आवर अर्ली अडल्टहुड भी आप कह लो, वो उसका ऑरा बहुत डिफरेंट था. इंडिविजुअल्स थे, देयर वर ग्रेट इंडिविजुअल्स, देयर वर ग्रेट प्लेयर्स. टीम का ये इस तरह का ऑरा नहीं था. सो व्हाट डू यू थिंक एज अ फैन एंड एज अ स्पोर्ट्स नर्ड, व्हाट हैपेंड? देखिए, इसमें दो बातें. अगर आप 90s की टीम की बात करें तो बाय द टाइम 1999 में जब हम उस टीम ने पीक किया, तो वो ये टीम थी बेसिकली जो कि इमरान खान की लेगेसी थी. ये इमरान खान जो टीम छोड़ के गए थे वो ये थे. 92 की टीम को अगर आपने वो बात करी थी कि हम लोग किस तरह जीते, तो वो ना सिर्फ 92 में, इस पे थोड़ा सा मैं पहले 2 मिनट लूंगा आपके. पाकिस्तान इंडिया की जो हिस्ट्री है हमारी, जो एटलीस्ट इस सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री है हमारी, जो भी अचीवमेंट्स हैं वो एज अंडरडॉग ही है. उसकी वजह ये है कि हमने हॉकी खेलनी शुरू की तो हमारे प्लेयर्स ने ओलंपिक्स जो हैं वो नंगे पांव खेले हैं और गोल्ड मेडल जीते हैं. और हमसे पहले इंडिया ने भी जीते हैं. 1930s में इंडिया की टीम बहुत हॉकी की स्ट्रांग थी, उनका जोर हमने आके तोड़ा. उसके बाद फिर जानशेर खान, जहांगीर खान जो है वो 11-11 साल तक वो कोई मैच नहीं हारे. मतलब इट्स एस्टोनिशिंग. आप अगर बैठ के सुने हम नेटफ्लिक्स की ये मूवी और फलां डॉक्यूमेंट्री और फलां, आप सिर्फ जहांगीर खान की जिंदगी उठा लें, आपकी तो मतलब लास्ट डांस की तरह की पूरी डॉक्यूमेंट्री निकल सकती है उनकी जिंदगी पे. 555 मैच, यानी कि आप ये सोचो कि 6-7 साल या 9 साल जितने साल वो जीते हैं, सिर्फ लोग आते थे और हार के चले जाते थे. तो 11 साल ब्रिटिश ओपन कोई और नहीं जीत सका. तो कहने का मकसद है कि हमारी जो फैसिलिटीज हैं वो डे वन से यहाँ पे नहीं है. वो आपको लगान मूवी भी वही बता रही है और हमारे रियल जो ग्राउंड सिचुएशन है वो भी यही बता रही है. इसके अलावा लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, एक हमारे जो इंडिविजुअल परफॉर्मर्स रहे हैं वो हमेशा से रहे हैं. तो उनकी बेसिस पे हम जीतते रहे हैं. हॉकी का हमारा जो है वो क्रेज आया, एक प्लेयर अच्छा आया, दूसरा आया, तीसरा आया. तो फिर ग्राउंड लेवल से स्कूल की हमने बात की, क्लब्स की आप बात करें, क्लब से पहले स्कूल आते हैं, स्कूल के से फिर आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से आप ग्रेजुएट होकर किसी क्लब पे खेलते हैं, फिर आप फर्स्ट क्लास से ऊपर जाते हैं, डिपार्टमेंट से खेलते हैं, और फिर इवेंचुअली आप टीम से खेलते हैं. उस टाइम ये हाल था कि हर बंदा हॉकी खेलता था, हर बंदा वॉलीबॉल खेलता था, हर बंदा फुटबॉल खेलता था, ग्राउंड स्कूल लेवल पे एटलीस्ट. मैं जब स्कूल से कॉलेज में आया तो मेरे कॉलेज की हॉकी टीम ही नहीं थी. आप इससे अंदाजा लगाएं कि इतना डिस्करेज हो चुके थे. और ये मैं आपको बहुत पुरानी बात नहीं, मैं आपको 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ ये अपनी. सो ये एक हमेशा हमेशा ही रहा है कि आपके जितने आउटलायर्स हैं. अब 83 एक मूवी आई है, मैंने अभी तक देखी नहीं है, बट 1983 की जो इंडिया का वर्ल्ड कप विक्ट्री है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स हैं अंडरडॉग्स के हवाले से. क्योंकि उस टीम को तो कोई भी नहीं जानता था. 92 की टीम पे तो हमारी टीम के मेजोरिटी प्लेयर्स पीक कर चुके थे. इमरान खान अपनी पीक पे थे, जावेद मियांदाद पूरा माना हुआ नाम था. तो ये एक आउटलायर हमेशा रहे हैं और ये हमेशा रहेंगे. क्या हम सिस्टम बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. वो आपको एक प्रोग्राम नहीं, को 4-5 प्रोग्राम करने पड़ेंगे कैसे बेहतर कर सकते हैं. बट हमारे पास टैलेंटेड परफॉर्मर्स रहे हैं. हमारा जो एक ड्रॉबैक कह लें या गलती ये है कि हम उस पर खुश रहते हैं. हम उससे आगे नहीं चलते कि अगर हमारे परफॉर्मर आ रहे हैं तो हम उसको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें. जहां तक अब आपने बात की दूसरी के करंट टीम, और अच्छा 90s की टीम की बात करें तो 99 तक अगर आप उस टीम को देखें तो उस टीम में 5-6 कैप्टन खेल रहे थे. उसमें वसीम अकरम कैप्टन थे जो तब तक कैप्टनसी कर भी रहे थे और कर चुके थे. सईद अनवर उसमें कैप्टन रह चुके थे, आमिर सुहेल उसमें कैप्टन रह चुके थे, वकार यूनुस उसमें कैप्टन रह चुके थे. तब तक 99 तक की बात बता रहा हूँ मैं आपको. मोइन खान एज अ डिप्टी रह चुके थे, राशिद लतीफ तब तक कैप्टनसी कर चुके थे. तो ये सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो इतने इकट्ठे हो गए थे. सलीम मलिक बीच में कैप्टन रहे हैं आपके, रमीज राजा कैप्टन रह चुके हैं. तो 99 तक जब ये टीम ने पीक किया तो हमारे पास डिस्पाइट द फैक्ट 90s की, हम आगे किताब एक बड़ी मैं रिकमेंड करूंगा, लोगों को बात भी करेंगे, थ्रू आउट 90s हम मैच भी जीतते रहे, हम लड़ते भी रहे. हमारे ये हाल था कि हमारे दोनों जो मेन बॉलर्स थे उनकी आपस में बातचीत बंद थी. वो दोनों कैप्टन से बात भी नहीं करते थे. सलीम मलिक दोनों से दोनों बात नहीं करते थे और आपस में बात भी नहीं करते थे. तो आपकी कम्युनिकेशन का ये हाल था कि 2 ग्रुप्स हैं और इसके अलावा आपके कैप्टन की कोई नहीं सुनता, लेकिन हम जीतते जा रहे थे. तो आप 90s उठा के देखेंगे तो धड़ाधड़ पाकिस्तान ने ये मैच जीता, वो मैच जीता, 182 डिफेंड कर लिया, 125 डिफेंड कर लिया, इंडिया को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया, वेस्ट इंडीज को 3-0 हराया. सो थ्रू आउट 90s जो है वो एक टीम थी जिसमें बहुत ज्यादा ईगोस थी और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर निकलती आई और बाद में बहुत फड्डे हुए, बीच में कितने करियर खत्म भी हुए हैं. जो आप, और उसके बाद फिर 2007 के पास इंजमाम के रिटायर होने के बाद एक टाइम आया जिसमें तब तक ये यूसुफ वाला तमाशा हो चुका था, यूनुस वाला तमाशा हो चुका था,
या होने वाला था, सॉरी, इसके बाद हुआ था वो 2010 तक। लेकिन 7-8 के जो T20 जब शुरू होता है तो उसके बाद से थोड़ा ऐसा टाइम पीरियड फ्रेम आया है जहां पे यंगस्टर्स आने शुरू हुए। शोएब मलिक कैप्टन बने बीच में 2007 के आसपास वर्ल्ड कप, बल्कि वही कैप्टन थे हमारे। फिर मिसबाह-उल-हक जो है 2010 में आते हैं। लेकिन तब ये हुआ कि कुछ हद तक इक्वल फुटिंग पे सारे आ गए थे। यंगस्टर थे, या तो सारे अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे, या वो एक दो सीनियर थे जिस तरह यूसुफ यूनुस थे, बाकी लेकिन मोर और लेस एज ग्रुप सेम था। तो आप देखोगे तो 2007 में हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फाइनल इंडिया से हार गए। 2009 में हम जीत गए, 2010 में हम सेमीफाइनल जीता। लोग कहते हैं कि ये वाली टीम, मेरे ख्याल में हमारी शायद 2010 की टीम इससे भी बेहतर थी, जो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से ही हारी थी, माइकल हसी वाली। मेरे पर्सनल ख्याल में शायद वो टीम इससे भी बेहतर थी और इससे ज्यादा टैलेंटेड थी। हमारी 2007 की टीम ने 2010 में और 9 में सॉरी पीक किया था। 10 में फिर स्पॉट फिक्सिंग हो गई, उसके बाद और सफाया हो गया कि जो हमारे सलमान बट पोटेंशियल कैप्टन थे फॉर फ्यूचर, जो शायद आज भी कैप्टन होते अगर इंसान के बच्चे रहते वो, तो वो भी गए, आसिफ गए, आमिर गए, मिसबा का पूरा कंट्रोल हो गया उस टीम पे। तो वो टीम जो है वो मिसबाह-उल-हक की जो टीम थी उससे आपकी इस वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले जान छूटी है। तो ये पूरा पीरियड जो है इसको मैं मिसबा का ही कंसिडर करता हूँ। उसकी वजह ये है कि पहले वो कैप्टन थे, फिर अजहर अली आए जो कि बिल्कुल ही कॉपी करते थे उनका स्टाइल, फिर सरफराज आए जो कि एक्चुअली अग्रेसिव कैप्टन थे, वो बहुत बेहतर कैप्टन थे लिमिटेड के अंदर, अनलाइक जो है वो मिसबा की उनकी एग्रेसिव अप्रोच थी। हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, हमें नजर भी आए रिजल्ट्स। टेस्ट में वो नहीं कर सके, टेस्ट में उनको उस तरह को वो बैलेंस आउट नहीं कर सके अपनी अप्रोच के, वनडे में ये या टेस्ट में। मिसबा की भी वही था कि वो टेस्ट वाली अप्रोच वनडे में भी लगाते थे, तो हमने वनडे में सफर किया उनके अंडर, सरफराज के अंडर हमने टेस्ट में सफर किया। उसके बाद ये हुआ कि फिर मिसबा जो है वो आगे एज अ कोच। बाय नो बहुत ज्यादा फैन है इनके और शायद लोग कह रहे हो मैं बहुत बड़ा मिसबा हेटर हूँ, बट नहीं, अप्रोच की पे बात बिल्कुल की जा सकती है, टैक्टिक्स पे बात कर रहा हूँ, हर किसी का अपना राइट है। तो उसके बाद जब वो कोच बने तो भी हमें बहुत क्वेश्चनेबल डिसीजन नजर आए। उमर अकमल को ले आए वापस, अहमद शहजाद को ले आए। हमारी जो टीम नंबर 1 थी, 37 में से 30 मैच जीते हुए थे, वो अगली 4-5 सीरीज हारी। T20 में हम चौथे 5वें नंबर पे गए, हमारे रिजल्ट्स नीचे गए। और इवन बाबर आजम को हमने कैप्टन बनाया दोबारा, लेकिन हमें नजर आ रहा था कि ये टीम मिसबा की ही अप्रोच चल रही है कि पहले इतने ओवर ये करना है, ये करना है। इस वर्ल्ड कप से पहले रमीज राजा जब आए हैं तो उनको भी शायद इस बात का एहसास था या वो ये बात चाहते थे, तो उन्होंने आके पूरा कोचिंग स्टाफ चेंज किया। और अब आपको जो टीम नजर आ रही है, अब हम उस स्टेज पे दोबारा खड़े हैं जहां पर एक तो ये सारे यंगस्टर्स हैं, यानी बाबर आजम को हम भूल जाते हैं, वो मेरे भाई से भी छोटे हैं, छोटे भाई से भी छोटे हैं। तो अगर आप उस पे उन पे जाएं तो क्या 26-27 साल के कैप्टन है आपके, उसके बाद नीचे शादाब है, इमाद वसीम है, ये सारे वो लोग जो अंडर 19 वगैरह खेलते रहे हैं इकट्ठे आपस में, और उनकी पूरी एक वो सेटअप है। शाहीन अफरीदी को हम भूल जाते हैं, 19 साल का बच्चा है अभी बिल्कुल, और मेरा उसका इतना एज डिफरेंस है कि मैं उसको एक्चुअली बच्चा कह सकता हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब उसके बाद जो नई टीम कोचिंग स्टाफ, इंटरिम स्टाफ था एटलीस्ट, उन्होंने आके बाबर आजम को एक पूरा फ्री हैंड दिया कि अच्छा आप अपनी अप्रोच लड़ाएं। तो बाबर आजम बाहर कैप्टनसी करते रहे हैं पहले वो, और उसके अलावा उन्होंने देखा भी है PSL का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सो अब आप जो बात कर रही हो वो ये फर्क ये नजर आ रहा है कि अब जो टीम है वो हमें नजर आता है कि बाबर की टीम है। और इसमें एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि हमने वर्ल्ड कप के 5 जो हमने कितने मैच खेले हैं, 8 मैच खेले हैं, 5 हम जीते थे, और फिर सेमीफाइनल 6ठा मैच सॉरी। तो जो हमने सारे मैच खेले हैं उसमें आप ये देखें कि हमारा ये अप्रोच थी कि रिजवान और बाबर पहले 5-6 ओवरों में विकेट नहीं देनी पावर प्ले में, और उनकी बाकी दुनिया की निस्बत अप्रोच हो रही थी कि बहुत ज्यादा रन भी नहीं बनाने, यानी कि आपका 6-7 का रन रेट हो तो बस ठीक है, 6 ओवरों में 40-42 रन बन जाए तो हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जहां पे सबसे ज्यादा आपको वो डर होना चाहिए था या आपको लगना चाहिए था कि अच्छा सेमीफाइनल है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम है, हमें विकेट बचानी है, इनका सबसे हाईएस्ट रन रेट था पूरे वर्ल्ड कप में अपना पाकिस्तान की टीम की तरफ से उस मैच में। यानी इतनी पॉजिटिव और अग्रेसिव अप्रोच के साथ वो गए थे, कैप्टन डिसाइड करके कि अच्छा मुझे जाके अटैक करना है, मुझे उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और हमारा स्कोर है। और लोग नहीं मानते, लेकिन अगर वो कैच हो जाता हसन अली का तो हम वो मैच जीत जाते। वो ऐसे मोमेंट्स ही मैच जिताते हैं, ये नहीं होता कि उस पर शाहीन को 3 छक्के पड़ गए, वो बेचारा भी डिस्टर्ब हो गया था, उसको भी समझ नहीं आ रही थी, उसको भी गाइड करने वाला जो था फिर ऐसा कोई नहीं था, सब जूनियर ही खेल रहे थे। बट मेरे ख्याल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मुझे तो 0 रिग्रेट है इसके ऊपर उनकी वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस पे। ये जरूर है कि इस टीम को ये टीम वर्ल्ड कप डिजर्व करती थी। शायद इतना अच्छा कॉम्बिनेशन दोबारा इसलिए ना बन सके कि हमारे पास अब ये
मलिक और हफीज का जो है वो फाइनल वर्ल्ड कप था, और Yeah. उन्होंने बहुत अच्छा चिप इन किया, डिस्पाइट कि मैं बहुत क्रिटिक करता रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने चिप इन किया तो उनको एक अच्छा ट्रिब्यूट मिल जाता। हफीज ने सारे वर्ल्ड कप खेले पाकिस्तान की तरफ से, सवाए वो वर्ल्ड कप जो हम जीते हैं, तो अब उनकी भी सारी उम्र बैड लक क्या, उनको माइंड में एक चीज रहेगी कि वो वर्ल्ड कप जो एक हम जीते हैं वही, तो उस लिहाज से एक अच्छा होता। लेकिन अब जो टीम है उसमें यही नजर आ रहा है आपको कि एक तो यंगस्टर है, और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो बहुत है, बाबर की कैप्टनसी बहुत इंप्रूव हो गई है, बट जनरली एक स्पिरिट इसलिए नजर आ रही है क्योंकि सारे यंगस्टर हैं, और अगेन आपकी टीम में इस टाइम कोई और कैप्टन नहीं खेल रहा सिवाय बाबर के। सरफराज ही आपके इस टाइम करंट टीम में वो लोग बंदे हैं जो पहले कैप्टनसी कर चुके हैं। हाँ, अजहर अली हैं टेस्ट में, लेकिन उनका भी टाइम अब कम ही रह गया, साल 2 साल और खेल जाएंगे, तो ऐसा कोई चैलेंजर भी नहीं है। और जिस तरह हम उसमें देख रहे हैं, नॉट द टॉपिक ऑफ दिस प्रोग्राम, बट इंडिया में विराट कोहली का करियर अब काफी इफेक्ट होगा, ये जो उनकी रिसेंट कंट्रोवर्सी कैप्टनसी वाली जो पूरी चली है, दिस इज समथिंग जिससे सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जान छुड़ा ली थी और टाइम ली, और वो फिर वन ऑफ द लेजेंड्स बन गए। कोहली नहीं छुड़ा सके अपनी जिस भी ईगो या जो भी आप कहना चाहें पसंद नापसंद की वजह से। तो अगर बाबर को इस तरह को डायरेक्ट चैलेंजर ना मिला, जो अभी तक तो दूर दूर तक कोई नहीं है, तो वी आर गुड टू गो फॉर कपल ऑफ इयर्स। हम अगले वर्ल्ड कप में हमने पिछला वर्ल्ड कप भी ऑफ ऑल प्लेसेस ऑस्ट्रेलिया में जीता था, जहां पे हम 95 से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सके, लेकिन अगला वर्ल्ड कप वहां पर है, तो मे बी हम निकाल लें। और अभी ये जो हमारी जो ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश हो रहा है उसमें जाके ये कुछ प्लेयर्स खेल के आ रहे हैं, हारूस रऊफ गए हुए हैं, हसनैन ने डेब्यू किया है, फखर इस टाइम खेल रहे हैं, सो इट्स गुड। फायदा हमें इवेंचुअली होना चाहिए डाउन द रोड जब वर्ल्ड कप होगा नेक्स्ट ईयर, इसी ईयर सब तो या इसी ईयर, मतलब वो ज्यादा गैप वेट भी नहीं करना पड़ेगा। स्पीकिंग ऑफ अ फ्यू थिंग्स दैट यू हाईलाइटेड, अपनी हमारा पुराना जिस तरह सेटअप है कि 3 प्लेयर्स जो हैं वो आपस में उनकी बानी नहीं रही थी, पर दे वर प्लेइंग ऑन अ टीम, एंड ये इंडिविजुअल स्पोर्ट तो है नहीं कि जी। इवन अगर आप इंडिविजुअल स्पोर्ट भी देखें तो इंडिविजुअल स्पोर्ट में भी जो बैक एंड पे टीम होती है, अब टेनिस की इतनी डॉक्यूमेंट्रीज आप प्लेयर्स की जो देख लो नेटफ्लिक्स पे, देयर इज अ होल टीम दैट्स ऑपरेटिंग इन बिहाइंड द कैमरा, पर यहाँ पे तो ऑन द फ्रंट ऑफ द कैमरा भी एक टीम ही है। सो लेट्स कम टू द अदर फेवरेट टॉपिक, पॉलिटिक्स। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स मैंडेटरी है, नॉट जस्ट इट्स अ पाकिस्तानी इशू या इट्स अ सब कॉन्टिनेंट इशू, हर जगह होती है और हर काइंड ऑफ स्पोर्ट्स में होती है। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू क्रिकेट एज वेल। फुटबॉल, फीफा को एट टाइम्स बहुत गालियां पड़ती हैं, एंड एट टाइम्स राइटली सो। लाइकवाइज टेनिस देख लें आप, मतलब द स्पोर्ट्स वी फॉलो स्पेसिफिकली, उनमें देख लें आपको ये न्यूज, दिस इज व्हाट मेक्स न्यूज a lot of times as well. So talking about politics and specific in cricket and specifically in Pakistani cricket, and not just in terms of the local politics के players के आपस के issues हैं या board के साथ हैं, but with the international body as well, ICC, वहां पे तो मतलब at times हर जगह as I said की politics होती है, और at times I feel या maybe because हमारी टीम है यहाँ पे फुटबॉल में, पाकिस्तान की टीम नहीं है, तो हम इतना ज्यादा रैशनली उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जज्बात हमारे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कि एट टाइम्स बहुत ओवर्टली पॉलिटिक्स हो रही होती है, और मतलब इट शोज के ये कंट्री पॉलिटिक्स जो है वो स्पोर्ट्स फेडरेशंस में आ रही होती है। व्हाट्स योर टेक ऑन, मतलब शेयर योर थॉट्स ऑन दैट, एंड स्पेसिफिकली द फैक्ट कि हाउ डज दैट हर्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम एज वेल, और वो करती है, मतलब कोई माने ना माने कि भाई पॉलिटिक्स तो है, ह्यूमन नेचर है, ब्ला ब्ला ब्ला, इट ऑल हैपेंस, एंड यस दीज आर ऑल फैक्ट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे द गेम गेट्स हर्ट। आपने बेसिकली जो मेन, आई थिंक मैंने जो कमेंट कहने लगा था वो तो आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया। वो यही है कि जिस तरह पॉलिटिक्स तो ह्यूमन नेचर है, सो वो हर स्टेज पे किसी ना किसी जगह पे कहीं ना कहीं निकलती है, और अनफॉर्चुनेटली कई दफा हमारे बहुत बड़े बड़े होतों पे बहुत छोटे छोटे लोग पहुंच जाते हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट जनरली, और वो फिर ईगो के क्लैशेस और क्या क्या कुछ आता है, तो उससे फिर इम्पैक्ट पड़ता है, नॉट जस्ट ऑन लोकल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पे। सो पाकिस्तान के यहाँ तक लोकल पॉलिटिक्स की बात है, उसमें ऑब्वियसली डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मेरे ख्याल है यहाँ पे मजा आएगा आपको सुन के। जो हमारी इनिशियल पॉलिटिक्स जो लोकल लेवल बनी थी वो इकोनॉमिक क्लास बेस्ड थी, या आप उसको सोशल क्लास भी कह सकते हैं, कि जो हमारे शुरू के कैप्टन्स थे और जो इवन बोर्ड चलाने वाले थे, वो लोग ऐसे थे जिनको हम आम जुबान में एलीट कह सकते हैं, एचसोनियंस थे, बाहर के पड़े हुए थे, काउंटी क्रिकेट खेली हुई थी, कुछ ने इंडिया से भी क्रिकेट खेली हुई थी, और जेंटलमैन गेम जिसे कहते हैं, सूटेड बूटेड, और एक उस तरह का क्रिकेट था। एट द सेम टाइम हमारे पास बहुत टैलेंटेड ये मोहम्मद बरादरान जिस तरह थे, ये लोग आए,
जो कि अपने टैलेंट की बेस पे आए थे और मेरिट पे आए थे, लेकिन उनका रहन सहन, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट था। तो शुरू में एक टसल ये भी चलती रही थोड़ी सी, कि कैप्टनसी की भी चली, और आप शुरू में पढ़े तो हनीफ मोहम्मद के रिटायर होने की वजूहात इस तरह की कुछ थी कैप्टनसी की, फजल महमूद की शिकायत थी, कारदार का, फिर वो बोर्ड में आ गए। तो जैसे मैंने मिसबा का जिक्र किया था, फिर उनकी पॉलिसीज बोर्ड में एक और लेवल पे इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई, क्योंकि ही वाज ऑल इन ऑल। इस तरह की चीजें चल रही थी। उसके बाद फिर हमारा जिस तरह और ये चीज इन ऑल ऑनेस्टी बहुत अरसे तक चलती है, और शायद आज भी किसी ना किसी लेवल पे एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब ये है कि अब क्योंकि देहात और अर्बन रूरल डिवाइड थोड़ी सी अब ब्लर हो गई है लाइंस, अब उस तरह हार्डकोर नहीं रही जिस तरह हम बात करते। लेकिन अभी भी धानी लाड़काना से उठ के आए हुए हैं, आप उनकी वो पुरानी वीडियोस देखें तो वो एक लाहौर में, जिस तरह इमाद वसीम वो इंग्लैंड से आई है, वो वेल्स में पैदा हुए थे, उन्होंने वहां क्रिकेट खेली है, और दोनों का कोई कसूर नहीं कि वो वहां पैदा वहां पे, बट जनरल मैं कह रहा हूँ एक डिवाइड होता है, जस्ट लाइक हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, हमारे जॉब मार्केट में है, हर ब्यूरोक्रेसी में है, हर जगह है। तो एक तो पाकिस्तान का। दूसरा फिर जिस तरह हमारे सेंटर डेवलप हुए, तो लाहौर कराची का बहुत ज्यादा रहा है फड्डा, अभी भी है। आपको जब भी टीम सेलेक्ट होती है, ट्विटर अकाउंट खोल लें, उसके नीचे लाहौर कराची चल रहा होता है, सरफराज के पीछे हर टाइम लोग लड़े होते हैं। तो वो एक हमारी डिवाइड रही है। तो प्राइमरीली, और फिर इसके बाद फिर प्लेयर्स की अपनी ईगोज आ जाती थी, और बोर्ड की मिसमैनेजमेंट आ जाती है। तो इन सब चीजों ने मिला के जितनी आपको कंट्रोवर्सीज मिलेगी, उसमें पीछे यही 4-5-6 चीजें ही हैं। इसके अलावा एज सच कोई अवामिल नहीं रहे हमारे। जहां तक आपने बात की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल just to sorry to cut you in, but given that you're going to talk about international politics wala, and I think this came to my mind, and when you were talking about जो हमारे earlier players का जो जिनका नाम लिया, तो at times my dad कोई बात हो रही हो, you know, वो ही says कि भी ये लोग वो थे जिन्होंने 5-5 रुपए में उस जमाने में क्रिकेट खेली हुई है। गिवन के जी तब 5 रुपए की वैल्यू शायद आज के 5 रुपए के इक्वल नहीं थी, बट स्टिल 5 रुपए was for earning something was never a big, can never be considered a big amount. And when you're talking about international politics, when it comes to sports, money is a key factor. कोई भी गेम उठा के देख लें, स्पोर्ट्स एथलीट जो हैं या टीम्स जो हैं वो एक ब्रांड के तौर पे ट्रीट होती हैं अब, rightly so or wrongly so, वो एक separate debate है. But do also touch upon when you talk about international politics के कितना money, how does that play a factor in? That's all what I was going to talk about. So touch upon करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास और कुछ था ही नहीं कहने को इस पे। मुझे याद है मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया था तो मैंने कोर्स लिया था कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पता नहीं वर्ल्ड अफेयर। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैंने पहले दिन जाके सर से पूछा, मैंने कहा सर इस कोर्स में क्या होगा? तो उन्होंने अपनी क्लास में याद करने कहा था द बेसिस ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज इकोनॉमिक्स। तो बस द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स इज इकोनॉमिक्स। तो बस यही सारी स्टोरी है। इसका बैकग्राउंड सिर्फ ये है कि 87 तक, एक तो 83 में इंडिया के जीतने से ये हुआ कि एक तो ये जो वो हमारा गोरा कॉम्प्लेक्स था वो बहुत खत्म हुआ, कि इन द सेंस के एक तो 3 वर्ल्ड कप पहले हुए थे वहीं के ऊपर, वहीं हुए थे, क्या नाम है, इंग्लैंड में हो रहे थे। एक तो हमने वेस्ट इंडीज को हराया इंडिया ने, और वहां पे जो लोकल पॉपुलेशन थी उन्होंने भी फखर से चलना शुरू किया जी कि हम इंडियन, हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं। पाकिस्तान की टीम भी जो है वो वाज नॉट डूइंग सो बैड, ओडीआई में को खास हम नहीं थे लेकिन वी वर देयर। उसके बाद ये होता है कि जब थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ तो 87 में हम वर्ल्ड कप फिर लेके आए। 83 के बाद 87 का वर्ल्ड कप फिर उसी वजह से इंडिया में आ गया, क्योंकि एकदम हाइप क्रिएट हुई, इंडिया की टीम जीत गई, पाकिस्तान की टीम थी, श्रीलंका को 82 के अंदर टेस्ट स्टेटस मिल गया, तो एशिया में एकदम एक बहुत बड़ी मार्केट खुल गई। तो 87 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया में आ गया, विच वाज अ ह्यूज सक्सेस। और अगर वो पाकिस्तान 87 में ये हुआ कि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया ने खेला इंग्लैंड से, और जो मैं आपको ऑप्टिमिज्म की बात कर रहा था वो उससे भी नेक्स्ट लेवल का था 87 में, क्योंकि 80s की टीम पाकिस्तान की वही टीम है जिसने वेस्ट इंडीज की टीम को टक्कर दी हुई है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 80s की टीम बेस्ट एवर टीम है हमारी, और 87 की जो हमारी वर्ल्ड कप की टीम थी वो भी कमाल किस्म की टीम थी। तो हम लोग सेमीफाइनल हार गए, उधर इंडिया भी हार गया, वरना अगर वो फाइनल पाकिस्तान इंडिया का हो जाता 87 में तो मेरा ख्याल है आज तक उसका रिकॉर्ड ना टूटा होता, जितने लोग वो देखते, जितना वो पीक पे जाता। बट ऑस्ट्रेलिया जीत गया, ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप चला गया, और इंडिया से वर्ल्ड कप चला गया ऑस्ट्रेलिया में पहली दफा, और वहां पे जाके फिर वो कैरी पैकर का पूरा एक बैकग्राउंड है, चैनल 9 का पूरा बैकग्राउंड है, कलर किट्स आ गई। तो बाय 92
और 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो गया, पहले 60 ओवर का हो रहा था, फिर पाकिस्तान इंडिया में जब हुआ तो यहाँ पे दिन जल्दी खत्म होते हैं, उन्होंने 50 का कर दिया, 50 से वो आज तक 50 का चलता आ रहा है। तो 92 में फिर पाकिस्तान जीत गया, विच मेंट कि अगेन यहाँ पे एकदम एशिया में बूस्ट मिल गया इनको, कि जी पाकिस्तान की टीम भी आ गई है। एक यहाँ बुक पढ़ी हुई है, मैं उस पर बात भी आपको करूंगा, उसमें पूरा बैकग्राउंड इसका दिया हुआ है। तो 96 का जब वर्ल्ड कप आया तब तक इनके इंडिया के एक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जगमन मोहन डालमिया, मेरा ख्याल उनका नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनके वो थे, आरिफ अब्बासी थे हमारे, और पीसीबी के लोग थे। इन लोगों ने फिर वो मास्टर प्लान तैयार किया जिसमें नंबर्स के बेस पे आपने जो है ना कमर्शलाइजेशन करना था गेम को। तो 96 का वर्ल्ड कप जज्बा जुनून से लेके कोक की स्पॉन्सरशिप, तो विल्स की स्पॉन्सरशिप, तो इसकी स्पॉन्सरशिप, तो 96 का वर्ल्ड कप जो था फिर वो पीक था कमर्शलाइजेशन की। उसमें इंडिया का नंबर मैक्सिमम एक्सपोज हुआ कि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान का हुआ, फिर पाकिस्तान इंडिया बेंगलोर में मैच खेल लिया तो वो और हो गया। तो उसके बाद फिर जो है वो पैसा ऑफिशियली पावर बन गया आईसीसी के अंदर, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला। उसके बाद से फिर इंडिया का जो राइज ऑफ पावर है वो शुरू होता है बेस के ऊपर। तो अब अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो जो पहले की पॉलिटिक्स थी वो थी एक गोरा कॉम्प्लेक्स पे, आप कह सकते हो कि व्हाइट वर्सेस ब्राउन की पॉलिटिक्स थी, कि व्हाइट समझते हैं कि हम जेंटलमैन गेम, हमने गेम बनाई तो हम अपनी मर्जियां करेंगे, मर्जी की एम्पायर, मर्जी की बेईमानी, जो मर्जी करो, बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। 96 के बाद इंडिया ने कहा कि हमारे पास 1 अरब बंदा है और साथ ये 10, 15, 20 करोड़ तो पाकिस्तान में भी है, इतने ही बांग्लादेश में है, और आप साथ श्रीलंका मिला लें तो 4 वोट आपके इकट्ठे हो गए, पहली बात। दूसरा, आपकी पॉपुलेशन जो है वो पूरी बाकी 9 मुल्कों को मिला के भी नहीं इकट्ठी हो सकती, यानी जितने मुल्क क्रिकेट खेल रहे हैं। प्लस हमने अपनी उसके बाद आबादियां भी तो छोड़ी हुई है ना वहाँ पे, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो सब भी हमारी कॉन्टिनेंट टीमें की, खेलती है, या हांगकांग की टीम, ओमान की टीम, पाकिस्तान की, इंडिया, श्रीलंकन खेलते हैं। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि 96 में हमने बड़ा सुलह सफाई से किया, बट विद टाइम जो है पाकिस्तान का एशिया ब्लॉक टूटना शुरू हो गया, क्योंकि इंडिया में फिर वो जो राइज ऑफ बीजेपी आप कह लो कि वो 99 में होता है, बाल्ट वो ये बाबरी बीजेपी आती मस्जिद, है, और सारे बाबरी मस्जिद तो 92 का बात है, लेकिन इनको पावर मिल गई। तो वो कांग्रेस के जाने के बाद फिर ये लोग जब इन पावर आए तो फिर इनके भी वैसे ही लोग, पॉलिटिकल लोग ऊपर आ गए, तो हमारे ताल्लुकात खराब से खराब होते गए इस पॉइंट तक कि 2011 के अंदर ऑब्वियसली फिर वर्ल्ड कप हमसे छीन गया। और अब जो हम लोग बिड्स कर रहे हैं वो इंडिया अकेला बिड करता है और बाकी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एक बिड करते हैं वर्ल्ड कप की, रादर देन के चारों मुल्क मिलके बिड करें जिसपे तो कम आपको मिल जाए। सो अब ये सीन है कि फिर बात लंबी नहीं करने और मुख्तलिफ कर देते हैं। बिग 3 की कोशिश की थी वो, मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली जो हमारे वाइट बोर्ड्स थे उनकी कोशिश थी कि किसी तरह हम इंडिया के साथ लग के अपने पुराने ब्रांड नेम भी, जी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े नाम हैं, हम फन्ने खान है क्रिकेट के, साथ इंडिया को मिलाते हैं तो हमें किसी ना किसी तरह पीस ऑफ पाई मिल जाए, क्योंकि इंडिया वैसे तो देगा नहीं। उस चक्कर में उन्होंने बिग 3 किया, उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रजिस्ट किया और बड़ा प्रॉपर्ली इन प्रिंसिपल रजिस्ट किया, और हम करते जा रहे थे अनटिल जो मैं तो तब चीख रहा था, लेकिन ये सेठी साहब और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल था कि अगर हम साइन कर देंगे, इंडिया टूर करने पर एग्री कर देता है तो वो टूर कर लेंगे। मैं इनको तब भी ये कह रहा था कि जब वो टाइम आएगा तो उन्होंने कहना है कि हमें हुकूमत ने इजाजत नहीं दी, तो बात खत्म हो जानी है, और एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन बाल बिग 3 खुद ही फॉल कर गया। उसकी वजह यही थी कि कुछ बोर्ड चेंजेस आ गए, कुछ बाकी बोर्ड्स भी थोड़े सीधे हो गए। अब यही सीन है कि आपको जो हिपोक्रेसी है, मैं उसको ड्यूल स्टैंडर्ड भी नहीं कहूंगा, जो हिपोक्रेसी है वो बहुत ऑब्वियस है। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका का टूर छोड़ के चलेगी जो कोविड आया है, इस टाइम एशेज चल रही है, इंग्लैंड की टीम के अंदर 7 केसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर प्लेयर्स को कोविड है, उनके एक प्लेयर है ट्रेविस, वो अभी पिछला मैच खेले हैं, 2 मैच, तीसरा मैच खेले, 3 मैच खेले हैं, चौथा नहीं खेल रहे, 5वां फिर खेलेंगे। तो और कोई कैंसिल नहीं हुआ। इंग्लैंड का कोच को कोविड हुआ है, वो टीम के बगैर बैठा हुआ है, वो घर बैठा है अपने यानी होटल में जहाँ पे भी है, लेकिन कोई शोर नहीं मचा। हमारे यहाँ हाल है कि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज की टीम अभी आई थी, वो लोग वापस चले गए, और बाकी सारे फिर इसी तरह जो अभी इंग्लैंड ने टूर कैंसिल किया है, न्यूजीलैंड ने तो मतलब न्यूजीलैंड चले आके चलेगी, वो तो एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की स्टोरी थी, लेकिन चले इंग्लैंड ने आने से पहले से भाग गए। अभी ऑस्ट्रेलिया पता नहीं अब ऑनेस्टली आता है नहीं आता, लेकिन यही इंग्लैंड की टीम थी जो मुंबई अटैक के हफ्ते बाद दोबारा मैच खेलने गई थी इंडिया में। तो पावर पैसे की तो बिल्कुल है, और वो लोग खुलम खुला शो भी करते हैं, ओन भी करते हैं, और
एक अगर आप इनका रवैया देखें तो सिंस ये विराट कोहली का जो टाइम है, यानी 2012-13 2011 का वर्ल्ड कप समझ लें आप, बेस लाइन, उसके बाद से आप इनके प्लेयर्स देखें तो इंडिया के प्लेयर्स बहुत ज्यादा स्लेजिंग पे हैं, बहुत ज्यादा टेक ऑन करते हैं, किसी को भी फटा करना हो ऐसी की तैसी, उनको पता है उनके पीछे उनका बोर्ड खड़ा है और बोर्ड को पता है कि आईसीसी के पीछे हम खड़े हैं। तो इसमें आप जितना मर्जी घुमा फिरा लें, लेकिन हिपोक्रेसी जो है वो है, और उसकी बेसिस सिंपल एज दैट वही है कि जिस तरह पूरी दुनिया का एक चौधरी बना हुआ है, एक ही मुल्क बना हुआ है, तो वो भी जिस तरह से जो चौधरी बनना चाहता है वो भी इकोनॉमी और प्रोजेक्ट्स को यूज कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, तो वो भी उसी तरह आगे लेके आना चाह रहे हैं। तो ये चीजें तो है। पाकिस्तान का सिर्फ इसमें ये रह जाता है कि हम लोग वही जो हमारी किताब वगैरह लिखती है कि हमारे पे सीन यही होता है कि हम लोग परफॉर्मेंस पे ऐसा कर लेते हैं कि आईसीसी जैसा इंस्टाग्राम चैनल जो उर्दू को लिफ्ट नहीं कराता, वो भी मजबूर हो जाता है कि पाकिस्तान जब 5 मैच जीता तो छठे मैच के लिए वो उर्दू में नशरियात का आगाज कर देते हैं कि अब हाईलाइट सुने उर्दू में। वो जिस किस्म की उर्दू होती है वो एक डिबेटेबल बात है, लेकिन उनको फिर मजबूरन करना पड़ता है कि भाई अच्छा ये टीम अब सेमीफाइनल खेलने लगी है, मोस्ट प्रॉब्ली वर्ल्ड कप जीत जाएगी, तो अब हम क्या करें। तो चैंपियंस ट्रॉफी एक और एग्जांपल, तो हम लोग वो टेस्ट टीम में नंबर 1 भी बन गए, उसमें नो डाउट मिसबा का बहुत बड़ा रोल था, तो वो फिर मजबूरन उनको करना पड़ता है, वरना उनका बस चले तो जी एशेज है दुनिया में, या इंडिया जिस टीम से भी खेल रहा हो, चाहे वो पाकिस्तान की जो क्लब टीम हो या वो इंडिया जो है वो पापा न्यू गिनिया से भी खेल रहा हो, तो उससे बड़ा दुनिया का जो है वो मार्का कोई नहीं होता। और उधर आप अब इसके एक और एग्जांपल ये है कि बीबीसी पे कवरेज में देख रहा हूँ कि चौथा मैच में आके इंग्लैंड के पहले प्लेयर ने सेंचुरी की है, तो पूरे मैच की इतनी कवरेज नहीं है जितनी उसे एक सेंचुरी की कवरेज है, और अभी भी वो मैच बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ब्रिलियंट सेंचुरी, कमाल हो गया, फलां हो गया, उसने अपने बाप को ट्रिब्यूट दिया, उसने बिल्कुल किया जी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप 4-0 हार भी रहे हैं, उस पर भी जरा रिफ्लेक्ट कर लें, लेकिन वो नहीं करते। सो पॉलिटिक्स तो है और ये रहेगी, और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, न्यूजीलैंड का राइज भी अभी हुआ है, बट न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन लोगों के पास को खास वो फाइनेंशियल पावर नहीं है, और ये सारे यूनाइटेड भी नहीं है, क्योंकि जब किसी को कोई अच्छी डील मिलती है, फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है बांग्लादेश का हम टूर करेंगे, बांग्लादेश 1 मिनट में वोट उधर उधर कर देते हैं। तो ये नहीं है कि बिग 3 भी इकट्ठा है और बाकी सारे भी जिसको जो डील मिल रही है वो अपना बस बेस्ट डील लेता जा रहा है। अब पाकिस्तान को 2-3 आगे कंपटीशन मिले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी मिली है 2027 की मिली है, 25 की मिली है, या 23 की मिली है, 23 की तो नहीं है, नहीं 25 है, 25 की है, 25 और 23 में 22 में अब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, T20 का 23 में इंडिया का वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, और फिर 25 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है। तो अब इंडिया खेलने आएगा नहीं आएगा, सबसे बढ़ के वो चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे होने देंगे नहीं होने देंगे, ये तो वक्त बताएगा, बट फिलहाल टीम लगे हुए हैं, इन लोगों ने वेस्ट इंडीज को बुलाया, साउथ अफ्रीका को बुला के अपने काफी ताल्लुक बेहतर किए हैं, और इसमें उन बोर्ड का भी कमाल है कि श्रीलंका जैसी टीम भी टेस्ट मैच खेलने आई, पहली टीम अटैक के बाद वही टीम वापस आई खेलने के लिए, सो ऑल हैट्स ऑफ टू देम, इवन दो कि हमें जो रीसेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है उसके बाद अगेन थोड़ी शर्म आनी चाहिए हमें हर टाइम उनसे बात करते हुए, बट दे हैव बीन अ रियली गुड फ्रेंड फॉर अस। Yeah, true. श्रीलंका से मुझे याद है जब यहाँ पे दे वन द बेनजीर की गवर्नमेंट थी ना, जब ये लोग यहाँ पे खेलने आए हुए थे, एंड आई रिमेम्बर लिबर्टी मार्केट तब हब होता था, एंड आई मेट तब कुछ टीम वहाँ पे वो शॉपिंग करने आए हुए थे, एंड वो तब उस जमाने में ना वो टॉकिंग अबाउट आवर चाइल्डहुड वाली चीजें, हमारे जेब में फोन तो होते नहीं थे बट ऑटोग्राफ बुक होती थी, तो आई गॉट अ फ्यू ऑटोग्राफ्स, तो वो आई शो यू। I know you would like them. आज तक मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेचारे हैं नहीं, मतलब माइंड ना कर जाएं, मुझे आज तक किसी काम के क्रिकेटर का ऑटोग्राफ नहीं मिला। मेरे पास जितने ऑटोग्राफ है ना वो सारे के सारे मैं क्या कहूँ, लेकिन नॉट माय फर्स्ट 10 चॉइसेस, बट ऐसा ही है, कोई बात नहीं। अच्छा, moving on, and yeah, to just wrap up this subtopic of our conversation, at the end of the day, जो भी आप चीज उठा लें, because given the sort of economic global structure we live in, या तो आपके पास आप economically इतने strong हो, या आपकी performance इतनी strong हो, या if you're an underdog, तो it's better to have big, have friendship with similar teams. या आप चॉइस हो या मजबूरी हो, या दो ही ऑप्शंस हैं। So moving on, and given के a major chunk of this podcast
was derived from the fact that I wanted to have a platform where we can, talk about books. तो मेरी कोशिश होती है कि while I have now sort of diversified the topics and the formats that we cover, but I always try कि books हम कहीं ना कहीं से sneak out कर दें. तो just talk about some books on cricket that you would like to recommend, जो कुछ some books that are your favorite on the subject, and also point out कि पाकिस्तानी क्रिकेट पे पाकिस्तानी ऑथर्स ने कुछ खास काम किया है या वो आर्टिकल्स तक महदूद है और किसी और को लिखना चाहिए या नहीं. एंड आई वुड इवन सजेस्ट कि आप भी हिम्मत पकड़ें और कुछ ना कुछ कोशिश करें, शायद थोड़े से और बड़े हुए तो आप भी कोई किताब लिख लें. लेकिन फिलहाल तो ये पॉडकास्ट अरेंज करने में 2 हफ्ते लगे हैं, तो इस स्पीड से अगर मैं किताब लिखने लगा तो शायद फिर मैं रिटायरमेंट के बाद ही खत्म करूंगा उसको. जहां तक आपने बुक्स की बात की थी तो मैं उन बुक्स की बात कर सकता हूँ जो मैंने पढ़ी हैं या जो मुझे इनका आइडिया है, वरना तो लाखों करोड़ों किताबें हैं. सो दिस इज माय बेसिक कलेक्शन. तो इस पे कर लेते हैं. ये तो खैर एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था. आई होप ये लोग दोबारा रीस्टार्ट करें. ये 2002 में जब हमारे 50 इयर्स पूरे हुए थे क्रिकेट के, यानी 52 में मैंने पहला मैच खेला था, तो 2002 में इन्होंने पूरी पेप्सी की स्पॉन्सरशिप से बुक निकली थी. इसमें पूरे स्टैटिस्टिक्स थे पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास के, टेस्ट के, और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट और ओवरऑल क्रिकेट थी पाकिस्तान की. बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ये. आई होप ये कभी दोबारा रिपीट हो. बट दिस वाज वन ऑफ माय फर्स्ट कलेक्टर्स आइटम. इससे पहले भी मैंने कुछ किताबें ली थी, लेकिन वो छोटे जो क्विज टाइप के होते थे. बट ये 2002 तक का अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा एक ऑल्मनाक है. इसके अलावा ये आप कह सकते हैं बचपन में मेरा जो गो टू चीज थी वो क्रिकेटर्स थे. वो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, वरना मेरे पास वो भी कोई 200-250 के पड़े हुए हैं. तो वो एक मेरी मंथली एक्टिविटी थी. वहीं से मुझे, क्योंकि उनके आर्टिकल लिखने का तरीका था कि बीच बीच में वो स्टैट्स डालते थे, तो वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था कि अच्छा ये जो मैच हो रहा है इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें प्लेयर कौन सा खेल रहा है, उसका हाई स्कोर क्या है, उसने हाई स्कोर किया था तो कब किया, क्यों किया, क्या बना, वगैरह वगैरह. तो टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री से पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, जो मैं आपको 96 के बता रहा था, ये है नॉट अ जेंटलमैन्स गेम. ये हमारे जो हैं आपके आरिफ अली खान अब्बासी साहब हैं, इनका हॉकी में भी बहुत ज्यादा रोल है. ये नूर खान साहब के साथ मिलकर इन्होंने पाकिस्तान की हॉकी को बहुत ऊपर लेके गए थे. 1970 में जो हॉकी के वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए थे उसके रूह रवाम में ये शामिल थे. 96 में इनका बहुत बड़ा रोल था. हॉकी के बाद फिर क्रिकेट पे आए और ही वाज वन ऑफ आवर फाइनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स. और इनकी अगर आप किताब पढ़ें तो उसमें न्यूट्रल एम्पायर से लेके बड़ी चीजें हैं. आप इसकी छोटी सी एग्जांपल लें कि पाकिस्तान ने सबसे पहले कहा था कि हमारे मैचेस में आके आप न्यूट्रल एम्पायर लगाएं, यानी आप भेजें, रादर देन कि आप कहें. तो न्यूट्रल एम्पायर का भी सहरा हमें ही जाता है. इमरान खान साहब इस मामले में सही कहते हैं. ये एक किताब है जो आप अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, मोनी टारगेट, तो अगर बहुत अच्छी खासी थोड़ी मोटी किताब है, अगर आप इसका टेक्स्ट देखें तो ये तो बहुत बड़ी लिखी भी नहीं गई, तो इसको पढ़ना कई दफा काफी सब्र आमोज हो जाता है. लेकिन इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि बिफोर पार्टीशन कौन सा प्लेयर कहाँ से आ रहा था, कौन सा क्लब खेल रहे थे, किस प्रोविंस में, क्या बैकग्राउंड था क्रिकेट का. सो बाय द टाइम पाकिस्तान जब बना तो क्या हमारी टीम के डायनामिक्स थे पीछे, किस किस्म के रिकॉर्ड थे, और फिर ऑब्वियसली उस पर उन्होंने बिल्ड अपॉन किया है. तो ये एक बहुत फेमस किताब भी है, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, पॉपुलर भी है, जगह जगह आपको नजर भी है कि बुक्स पे, और एक अच्छी रीड है अगर आप नर्ड बनना चाहते हैं. हाँ जी, आजकल I have this on my side table as one of my current reads. पाकिस्तान की अगर हम जिस तरह बात करते हैं पाकिस्तान, और राइटली सो इस किताब का टॉपिक है सेलिब्रेटिंग द ड्रामा ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, वाइट इन ग्रीन. ये भी एक वही पीटर की किताब है, साथ रिचर्ड हेलर हैं. तो ये किताब है, इसमें उन्होंने बेसिकली ये किया है कि इन्होंने उसको एज अ नरेटिव सब्जेक्टिव बनाने की बजाय इन्होंने उन लोगों से मिले हैं, उनके इंटरव्यूज किए हैं. तो इट्स नॉट जस्ट बेस्ड कन्वर्सेशनल स्टाइल नहीं है, लेकिन काफी इनपुट है इनकी, उन प्लेयर्स के ज़हीरे बात से इंटरव्यू कर रहे हैं तो बताते हैं अच्छा उनका ड्राइंग रूम किस तरह का है, उनकी रूटीन क्या है, घर में आप एंटर होते हैं. तो वो थोड़ा सा उन्होंने उस तरह का उनको इम्पैक्ट दिया हुआ है. तो उसमें बेसिकली ये भी एक हिस्ट्री है. मेरे ख्याल में ये थोड़ी लाइट रीड है एज कम्पेयर टू जो पिछली वाली किताब थी. इसमें स्टेटिस्टिक्स कम है उसकी निस्बत, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड है, उसमें टेबल्स हैं और गॉड नोज व्हाट. बट इट्स आल्सो अ गुड रीड. अगर आपको थोड़े फन फैक्ट्स चाहिए, आपको थोड़े फन एंटीडोट्स चाहिए, तो आप ये पढ़ सकते हैं. इसके अलावा मुझे डॉक्यूमेंट्स का बायोग्राफीज पढ़ने का शौक है. तो ये ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी थी वो थी केवन पीटरसन की. सो दिस वाज अ गिफ्ट टू मी बाय अ वेरी डियर फ्रेंड.
बट जनरली जो केविन पीटरसन, सईद अनवर के बाद मैंने बहुत अरसे को मेरा कोई फेवरेट प्लेयर एज सच नहीं रहा, बट देन ऑफ कोर्स देयर वाज ब्रायन लारा जो कि उसी के एज ग्रुप था लेकिन थोड़ा कुछ देर आगे चलते थे, बट आई थिंक उसके बाद फिर ही वाज डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मिसअंडरस्टूड। अगर इनको प्रॉपर चांस मिलता तो ये इंग्लैंड के लिए और भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड बना सकते थे, लेकिन जस्ट लाइक बहुत से प्लेयर्स जिस तरह शोएब अख्तर को आप कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं, वसीम राजा पाकिस्तान की तरफ से एग्जांपल है जिनके करियर आगे नहीं चले, और अगर चलते तो वेल इट्स एन इंटरेस्टिंग बुक। जिस टाइम उन्होंने लिखी थी उस टाइम बहुत बिटर थे, इन्होंने अपने बोर्ड के साथ काफी गंदी की और फिर बहुत कंट्रोवर्सी रही और फिर ये वापस भी नहीं आ सके टीम में क्योंकि तब तक की किताब भी लिख चुके थे, बट इट्स अ गुड रीड अगर आप करना चाहें। आप बात करनी थी कि पाकिस्तान में लोगों ने क्या काम किया है, सो आई सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। उससे पहले ये है कि पाकिस्तान में जो आर्टिकल्स वगैरह आते हैं उसमें डॉक्टर साद शफात है या शफकत है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पार्डन के जो भी नाम गलती लगी है, बट न्यूरो सर्जन है और कराची में होते हैं, वो क्रिकेट पे एक्सटेंसिवली लिखते हैं। और मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उन्होंने मियादाद जावेद मियादाद साहब की ऑटोबायोग्राफी भी उन्होंने लिखी है या उनकी कोई और क्रिकेट पे किताब है, मुझे मिक्सअप कर रहा हूँ, लेकिन वो एक किताब मियादाद साहब की अपनी ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा शाहिद आफरीदी की रिसेंटली आई है, तो एक ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें वो लोग लिख रहे हैं, बट मेजोरिटी जो हमारे थे, दानियाल रसूल लिखते हैं ईएसपीएन पे, क्रिक इन्फो पे अहमद नकवी लिखते रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो रेहान चीमा और ये रेहानुल हक और हसन चीमा, ये सारे अब पीएसएल की टीम में शामिल हुए, लेकिन ये मल्टीपल जो है वो उर्दू में अगर आए तो सलीम खालिक साहब एक्सप्रेस पे लिखते हैं, तो ये लोग काफी काम कर रहे हैं। सलीम खालिक साहब की भी किताब आई है रिसेंटली, उन्होंने भी अपने सारे आर्टिकल्स को इकट्ठा कर लिया है। तो इस तरह के काम होते आ रहे हैं जहाँ पे या तो आर्टिकल्स का मजमुआ इकट्ठे होकर किताब के फॉर्म में आ जाता है, या अगर ये इनके आप वो एक नाम पे क्लिक करें तो आपको बेइंतहा किस्म के आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि दे ऑल आर वर्थ रीडिंग, बट शायद अभी किताब फॉर्म में नहीं आई है, शायद कभी आ जाए या शायद कभी भी ना आए क्योंकि डिजिटल में है। बट एक किताब जो कि डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ और बहुत मजा आया था, वो उस्मान समीउद्दीन साहब की किताब है। He is for me, he is Pakistan's finest writer when it comes to cricket। जब वो प्रोफाइल लिखते हैं, जब वो बात करते हैं, और ये किताब भी द अनक्वाइट वंस, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और जो नाम भी वही जो मैं आपको बताया था कि आप मजबूरी हो या आप चॉइस हो, तो द अनक्वाइट वंस कि यू कैन नॉट कीप दिस टीम क्वाइट, जो मर्जी आप कर लें, और थ्रू आउट हिस्ट्री वो यही बताते आए हैं। इसके अंदर पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताई है, इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स को एड्रेस किया है इन्होंने, चैप्टर्स को एड्रेस किया है। एक चीज जो आपको शायद वो ना मिले, इसमें एक प्रॉपर चैप्टर है मैच फिक्सिंग के ऊपर, जो 90s की पूरी पॉलिटिक्स थी, जो 90s की उसका रिजल्ट हुआ, क्या क्या वजह थी, क्या क्या फाइंडिंग है। सो इज नॉट गिविंग अ वर्डिक्ट एज सच, बट बहुत डिटेल में क्या एक्विजिशंस थी, कौन कौन से मैचेस पे थी, उस एरा में हम कितने मैच जीते, कितने हारे। आजकल भी इशू दोबारा स्टार्ट हुआ है कि शेन वॉर्न ने कहा है जी कि 1994 में सलीम मलिक ने मुझे $2 लाख ऑफर किए थे मैच हारने के। ये कोई नई एक्विजिशन नहीं है, वो पुरानी है। इस पे रिपोर्ट में जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में भी जिक्र है, पाकिस्तान में इंक्वायरी भी हुई थी। सलीम मलिक ने भी उस पर कहा है कि भी जो बंदा $5,000 देके जिसने किसी और बुकी को इन्फॉर्मेशन दी थी उसको 2 लाख कैसे रिफ्यूज कर सकता है, तो वो जिस बंदे का करैक्टर ये और वगैरह वगैरह ड्रग्स का उनके एक्यूज किया है। बट कहने का मकसद ये है कि इस किताब में उसका भी जिक्र है डिटेल में। और अगर आप देखें तो 94 के अंदर फिर उन्होंने कहा जी आपने इल्जाम लगाया, पाकिस्तान में आके गवाही दें, बंदा पकड़वाएं, सब कुछ करें, कोई नहीं आया। यहां से हमारे लोग वहां गए, वहां जाके एम्बेसी में अदालत लगाई, उस अदालत उस कोर्ट प्रोसीडिंग को पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी में हो रहा था तो उसको लीगल कवर दिया गया जी कि पाकिस्तानी अदालत लगी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में है वो टेक्निकली पाकिस्तानी जमीन है। तो उन्होंने कहा जी वहां आ जाएं, फिर भी जो है वो बड़े मसले रहे, तो वो बैठ के एक्विजिशन लगाना आसान है। बट इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो अगर आपको क्रिकेट पे एक लोकल टच चाहिए, आपको एक लोकल उससे चाहिए, नजर से चाहिए, तो इनका एक और आर्टिकल भी आया था इस किताब के बाद, वो है कि वो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है धमाल का, और उसके बाद हम पे जो वज्द तारी हो जाता है, एक तरह से आप ट्रांस में चले जाते हैं। तो वही बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट की अगर आपने उस वज्द में करना है तो वो फिर आप ये किताब जरूर पढ़ सकते हैं। सो दिस इज इन सब में मेरी फेवरेट 3 किताब जो मैंने अभी लास्ट कोविड में पढ़ी थी, जब कोविड का पहली वेव चल रही थी। बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पाकिस्तानी में, एंड आई होप कि आगे भी हमारी ऐसी किताबें आए जो हिस्ट्री को कवर करें, क्योंकि जो भी ऑटोबायोग्राफी होगी उसमें तो हर बंदा अपना पर्सपेक्टिव बताएगा कि, और वो भी हम इतनी गलतियां कर जाते हैं, जिस तरह आप ये देखें कि इंटरव्यू में
शाहिद अफरीदी कह रहे हैं मेरी एक एज है, किताब में और एज लिखी हुई है, शनाख्ती कार्ड पे और एज है, बोर्ड रिकॉर्ड के मुताबिक और एज है। तो इस किस्म की चीजें थोड़ी फिगर आउट अगर पहले कर लें कि हमने जो भी झूठ बोलना है उसको एक स्टैंडर्डाइज झूठ कर लें तो शायद बेहतर हो जाए। बट ये कुछ किताबें थी जो मैंने पढ़ी हैं। बाकी आर्टिकल्स वगैरह तो आपको इंटरनेट पे बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। अब तो बहुत ज्यादा ऐसे वेबसाइट्स भी आ गई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। समथिंग दैट आई वांटेड टू डू व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन प्रोजेक्ट, बट दे आर डूइंग रियली गुड। और एक चीज जो शायद ज्यादा पाकिस्तान में अभी इतनी नहीं होती, शायद हमारे पास टूल्स नहीं है, वो ये है कि हमें अभी जो क्रिकेट की स्टैट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वो चीज जो है शायद ज्यादा हो सकता है काम अभी उसके ऊपर। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने जो मेरा प्रोजेक्ट है मानीस क्रिकेट मिथ, उसका स्टार्ट भी यही था कि हम लोग स्टैट्स, अनहर्ड टॉपिक्स पे बात करें। और जिस तरह एक मिथ होती है जी कि शायद अफरीदी इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप उनकी बैटिंग एवरेज निकालेंगे तो अच्छी निकल आएगी, लेकिन उनकी बॉलिंग एवरेज वनडे में इंडिया के खिलाफ बहुत बुरी है। तो डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने मैच जितवाए हैं और वो नॉट टू टेक अवे एनीथिंग, बट स्टैट्स भी कुछ नॉट द कंप्लीट पिक्चर बट समटाइम्स रियली इंटरेस्टिंग एंटीडोट्स। तो वो पाकिस्तान में कई दफा मुझे लगता है कि हमारे पास या तो फ्री वर्जन पे जो अवेलेबल नहीं है, जो या फिर पेड क्रिकेट के स्टैटिस्टिक्स वगैरह के जो लोग हैं, अब ट्विटर पे भी कुछ आ गए हैं और चीज ग्रो कर रही है। सो होपफुली फ्यूचर में कुछ बेहतर होंगे हालात। या मतलब एंड ऑब्वियसली नॉट जस्ट पाकिस्तान बट अभी आई थिंक पिछले दिनों स्पॉटिफाई की सीईओ का एक कोट बड़ा वायरल हुआ था कि एशियन स्पेसिफिक टॉकिंग अबाउट आवर रीजन कि हम पैसे देने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। सो या सो anybody wanting to do something like this will always have to think of a fact कि किस तरह free available आप कर सकेंगे information, and I think information फ्री ही इस तरह की होगी तो चलेगी, वरना nobody is really gonna be, वरना हम myths में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। So thank you for your time. This was really fun, and this is your second time and you're going to be a recurring guest anyways. Anything else you want to plug in? I know you plugged in your cricket initiative, but you do a lot of other things as well. हर जगह टांग फंसाई हुई है, फिर आप रो रहे होते हैं कि टाइम क्यों नहीं है आपके पास। तो any other projects that you want to plug in? देखिए मेरा तो बेसिकली वही एक ही गोल है, वो ये होता है कि मुझे थोड़ा शौक है कि अनहर्ड किस्म की स्टोरीज, अनहर्ड पर्सपेक्टिव या डिफरेंट ऑल्टरनेट ओपिनियंस को आगे लाया जाए, हमें वो स्पेस क्रिएट की जाए जहाँ पे हम ये कर सके। उसमें क्रिकेट के मैंने आपको बताया, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगाएं, अपने फॉरगॉटन हीरोज की या प्लेयर्स की एक उनके करियर को रिविजिट करें। कोई नया टूर्नामेंट हो रहा है, टूर्नामेंट्स की बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की क्या चीज चल रही है। इसके अलावा हमारे वहाँ पे जिस तरह हम बात कर रहे हैं क्रिकेट पे पॉडकास्ट है, तो वी आर नॉट एज रेगुलर एज वी शुड बी, बट जर्नली हमारा ये होता है कि हम उस पर देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि हम क्या हो रहा है। जिस तरह भी आप पूछते हैं कल्चर, टीम सिलेक्शन में बात हो रही है, टीम परफॉर्मेंस में बात हो रही है। T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था तो उसमें हम हर मैच पर लाइव आते थे, माइनस सेमीफाइनल, क्योंकि तब हम सारे बहुत डिप्रेस थे। लेकिन और उसके बाद अभी तक मैंने शो भी दोबारा नहीं किया, बट इट इज समथिंग दैट हैज पोटेंशियल। और पॉडकास्ट है तो मानीस क्रिकेट में, अगर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दो, वरना लोग सर्च करें मिल जाएगा। इसी तरह जो दूसरा बात करी थी, तो यही गोल को माइंड में रखते हुए मैंने फुटबॉल में, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत फैन है हमारे, मैं रियल मैड्रिड के बहुत डाई-हार्ड फैन हूं, मैं मैचेस देखता हूं, शायद से रेगुलर देखता हूं। तो उसके लिए ओवर द लाइन पॉडकास्ट हमने एक लॉन्च किया फुटबॉल की। उस पर भी वी आर नॉट एज रेगुलर एज वी शुड बी, बट क्योंकि हम सारे एक सर्टेन एज से ऊपर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना। बट वी आर ट्राइंग कि वहां पे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगाएं, स्टैट्स लगाएं, रिव्यूज करें और लोगों को अपडेट रखें। तो ये दो मेरे जो हैं वो मेन स्पोर्ट्स के रिलेटेड हैं। और सोशल इश्यूज के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, लिटरेचर, मेंटल हेल्थ, डाटा प्रोटेक्शन पे बात कर लें, आप लीगल राइट्स पे बात करें, म्यूजिक पे बात करें, तो उसके लिहाज से सुखन के नाम से मेरा एक है, आप सुखन ऑफिशियल पीके अगर सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेट पे हर जगह वो मिल जाएगा। उसमें भी पॉडकास्ट का मकसद यही है कि हम उसमें डिफरेंट एरियाज को, सोशल इश्यूज को प्रॉब्ली मोर प्रोमिनेंट करने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक अभी के लिए ये 3-4 ही काफी है, बाकी फिर अगले एपिसोड में। Sure. Thank you for your time and see you next time. नहीं जी, thank you so much. Really glad to be back here and all the best.